चलो चलते हैं। आज 26 जुलाई हो गई, जुलाई का महीना भी जाने वाला है। तो आज के इस करंट अफेयर के ऊपर चर्चा करते हैं। उससे पहले देखो, आज बहुत प्यारी बात है सभी के लिए, जिस जिसके जीवन में समस्या आती है उनके लिए, कि मनुष्य जीवन में समस्याएं आती है तो समस्याओं के केवल 3 ही समाधान है। आपके जीवन में कभी भी समस्या है तो उसके केवल और केवल 3 समाधान है। पहला तो क्या है, स्वीकार करो। दूसरा है बदल दो। और तीसरा है जाने दो। अगर आपके पास है कुछ ऐसा तो स्वीकार कर लो उसको, फिर उसके बाद में बदल दो। अगर समस्या है तो उसको चेंज कर दो, सही कर दो। और तीसरा अंतिम क्या है, अगर नहीं हैंडल हो रही है तो उसको जाने दो। ठीक है, तो चलो भाई आज के पहले क्वेश्चन में चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, संस्कृति मंत्रालय ने किस प्रसिद्ध सिनेमा गायक की 100वीं जयंती के अवसर पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है? यानी हाल ही में किस एक्टर या किस बॉलीवुड गायक के ऊपर उसकी 100वीं जयंती के ऊपर एक डाक टिकट जारी किया है? ऑप्शन नंबर ए है मुकेश, बी है किशोर कुमार, सी है मोहम्मद रफी और डी है जगजीत सिंह। तो हाल ही में जो मुकेश कुमार है उनकी 100वीं जयंती के ऊपर संस्कृति मंत्रालय ने एक डाक टिकट जारी किया है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, हाल ही में किस पूर्व गायक की जयंती के ऊपर डाक टिकट जारी किया है? मुकेश। कौन थे मुकेश? बॉलीवुड के प्रसिद्ध सिंगर थे जो आपको फोटो में दिख रहे हैं, महान गायक थे। इनकी याद में अभी एक टिकट, डाक टिकट जारी किया है। ठीक है, आगे देखिए, संस्कृति मंत्रालय ने महान गायक मुकेश की 100वीं जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखिए, ये आज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री डेविड लेमी भारत की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? ऑप्शन नंबर ए है हंगरी, बी है फिनलैंड, सी है ब्रिटेन और डी है जर्मनी। तो हाल ही में ब्रिटेन की जो नई सरकार बनी है कीर स्टारमर की, उन्हीं की सरकार के विदेश मंत्री जिनका नाम है डेविस लेमी, वो 2 दिवसीय भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री ने भारत की यात्रा करी है? वो कौन है? ब्रिटेन के विदेश मंत्री, क्या नाम है? डेविस लेमी। अब इनकी फोटो देख लीजिए, ये भारत के प्रधानमंत्री है, साथ में ब्रिटेन के जो विदेश मंत्री है डेविस लेमी, वो क्या है? साथ में है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ी चर्चा करते हैं, जो ब्रिटेन की नई सरकार बनी है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे ना। तो पहले तो इसके बारे में देख लीजिए कि ये कौन है। ब्रिटेन में नई सरकार बनने के बाद विदेश मंत्री डेविस लेमी पहली आधिकारिक यात्रा पर भारत आए हैं। उसके बाद में देखिए, ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविस लेमी ने अपने 2 दिवसीय भारत दौरे के प्रथम दिन नई दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करी है। ठीक है, अब चर्चा करेंगे मेन बात के ऊपर। मेन बात क्या है, जो नई सरकार बनी है ब्रिटेन की, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रिटेन के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? सर कीर स्टारमर। ये ब्रिटेन के 58वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। कितने नंबर के? ब्रिटेन के 58वें प्रधानमंत्री बने। पार्टी कौन सी है? लेबर पार्टी। ठीक है, किस पार्टी को हराया है? कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो कौन थे? ऋषि सुनक। ठीक है, भारतीय मूल के जो व्यक्ति थे ऋषि सुनक, जो ब्रिटेन के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे पिछली बार 44 साल की एज में, उनको हराकर वर्तमान में नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? कीर स्टारमर। कहाँ के? ब्रिटेन के। कौन से नंबर के? 58वें नंबर के। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का, वो इस प्रकार है, किस मंत्रालय द्वारा ग्रामोदय संकल्प पत्रिका के आगामी अंक के लिए लेख और सफलता की कहानियों को आमंत्रित किया गया है? सीधा क्वेश्चन पूछता है कि ग्रामोदय संकल्प जो पत्रिका है वो कौन सा मंत्रालय जारी करता है? ऑप्शन नंबर ए है संस्कृति मंत्रालय, बी है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सी है पंचायती राज मंत्रालय और डी है ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो बताइए भाई, हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जो ग्रामोदय संकल्प पत्रिका है उसको लिखने के लिए लेख आमंत्रित किए गए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रामोदय संकल्प जो पत्रिका है वो कौन लिखता है? पंचायती राज मंत्रालय। अब थोड़ा सा इसके बारे में देखिए, ऐसी होती है कौन सी आपकी ग्रामोदय संकल्प पत्रिका, देख लीजिए थोड़ा सा। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्रामोदय संकल्प पत्रिका के आगामी अंक के लिए लेखों और सफलता की कहानियों को आमंत्रित किया गया है, जिसका मुख्य विषय विकसित भारत और पंचायतों की भूमिका था। देखो, इस पत्रिका में क्या होता है, मान लीजिए भारत की कोई पंचायत है जिसने कोई ऐसा विशिष्ट कार्य किया है कि जिसको देख के संपूर्ण देश की अन्य पंचायतें हैं वो भी उनको अपनाए और अच्छा कार्य करे। इसके लिए उनकी कहानियां किसमें संकलित होती है? इस पंचायत ग्रामोदय संकल्प पत्रिका में आयोजित होती है, जो कौन प्रकाशित करता है? पंचायती राज मंत्रालय। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कौन जारी करता है? पंचायती राज मंत्रालय। आगे देखिए, आज का दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन,
ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अपन थोड़ी सी लंबी चर्चा करेंगे। आपको पता है कि भारत में किस दिन को करगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है? हर वर्ष करगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। कब? 26 जुलाई। आज के दिन हर वर्ष करगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन पाकिस्तान ने जब भारत पे आक्रमण किया था तो भारत ने 26 जुलाई को जीत लिया था। कौन सा? करगिल। जो जम्मू कश्मीर में एक जगह है करगिल, उस करगिल के ऊपर हमला किया था, उसकी याद में ये करगिल विजय दिवस मनाया जाता है। अब देखिए 26 जुलाई को मनाया जाने वाला करगिल विजय दिवस 1999 के करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सेना की विजय की याद में मनाया जाता है। देखो क्या हुआ था, वर्ष 1999 की बात है। इस समय पाकिस्तानी जो सेना के कुछ सैनिक थे वो भारत की सेना में घुस गए। भारतीय सेना को इतनी खबर थी नहीं, तो लगभग 10 जुलाई के आसपास की बात है। तो ये 10 जुलाई नहीं, उससे पहले वाले महीने की बात है। लगभग 84 दिन के लगभग ये युद्ध चला था। तो क्या हुआ, भारत में घुस गए। भारत वालों को पता नहीं था कि पाकिस्तानी सेना भारत पर हमला करने वाली है। तो उस करगिल वाले क्षेत्र में एक गडरिया था जो भेड़ चरा रहा था। सर्वप्रथम उसको पता चला कि कुछ सैनिक है जो भारत की सीमा में घुस चुके हैं। भारतीय सेना के जवान उनको ढूंढने गए, तो जवाबी फायरिंग में 5-6 जवान शहीद हो गए। उसी के बाद में ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम चला करगिल युद्ध का, वो एक्चुअल में सामने आया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि करगिल जो युद्ध है वो कब हुआ? 1999 में। आगे देखिए, इसकी 25वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करगिल युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए लद्दाख के द्रास सेक्टर में जाएंगे। जब ये युद्ध हुआ था उस समय ये करगिल है जो जम्मू कश्मीर में आता था, वर्तमान में कहाँ पे आता है? लद्दाख में। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि करगिल जो युद्ध स्मारक है वो कहाँ पे है? लद्दाख में, लद्दाख के द्रास में। 8 मई से 26 जुलाई 1999 तक लड़े गए कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना के मुजाहिदीन के वेश में भारतीय चौकियों में घुसपैठ की थी। यानी जो पाकिस्तानी सैनिक हैं वो आतंकियों का वेश लेके भारतीय सेना में, भारतीय जो पोस्ट है या भारतीय जो चौकियां हैं वहां पे उन्होंने हमला किया था। कब से कब तक था ये? 8 मई से 26 जुलाई तक। ठीक है, 2 महीने से ज्यादा लगभग ये युद्ध चला था। भारत के ऑपरेशन विजय ने उन्हें सफलतापूर्वक खदेड़ दिया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि करगिल युद्ध के समय भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को भगाने के लिए या उनको हटाने के लिए कौन सा जो अभियान चलाया था? ऑपरेशन विजय। क्वेश्चन पूछ सकता है, और पूछा गया भी एसएससी, रेलवे, वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऑपरेशन विजय का जो संबंध है वो किससे है? करगिल युद्ध से। करगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में। आगे देखिए, इस संघर्ष का उद्देश्य कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना और भारतीय सेना के लिए एक महत्वपूर्ण आपूर्ति मार्ग NH-1A को बाधित करना था। यानी पूरा का पूरा मेन जो मोटिव था पाकिस्तान का वो ये था कि इस युद्ध के कारण कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा में आए और जो भारत की NH-1 है उसको बंद कर दिया जाए ताकि पाकिस्तान में खाना पानी नहीं पहुंच सके और हम कश्मीर के ऊपर अधिकार कर लें। ये पूरा मुद्दा था। लेकिन उस समय के जो अमेरिका के प्रधानमंत्री थे उन्होंने दबाव बनाया पाकिस्तान के ऊपर कि आप अपनी सेना वापस बुलाइए। उसके बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सेना वापस बुलाई और भारत को विजय प्राप्त हुई। किस युद्ध में? करगिल युद्ध में। देख लीजिए थोड़ा सा इसके बारे में, आज का इतिहास है। 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने करगिल के युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाई थी। 2 महीने तक चले युद्ध में करीब 3000 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 527 भारतीय जवान भी शहीद हो गए थे। उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये भी ध्यान रखना। देख लीजिए थोड़ा सा। और 10 मई 1999 को पाकिस्तानी सैनिक LOC के पास पार द्रास, करगिल, बाटलिक और मुस्कोह सेक्टर में घुस गए थे। इन्हें रोकने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया था। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऑपरेशन विजय कब शुरू हुआ? 10 मई को। ठीक है, 26 मई 1999 को भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर। क्वेश्चन पूछ सकता है कि करगिल युद्ध के समय भारतीय वायुसेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन सफेद सागर। इसमें क्या किया गया था? हवाई हमले किए गए थे ताकि पाकिस्तानी सैनिकों को वापस हटाया जाए कब्जे वाले स्थानों से। 26 जुलाई 1999 को भारत की जीत के साथ करगिल युद्ध के खत्म होने की घोषणा की गई। सैनिकों की बहादुरी के सम्मान में ये दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी 26 जुलाई के दिन भारतीय सेना को विजय प्राप्त हुई थी। इसी वजह से 26 जुलाई को क्या बोलते हैं अपन? विजय दिवस। ये पूरा का पूरा घटनाक्रम था करगिल युद्ध का। ठीक है, वर्तमान में क्या हो रहा है पाकिस्तान में? अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था, पाकिस्तान के एक मंत्री थे वो अपनी संसद में भाषण दे रहे थे कि
पाकिस्तान और भारत दोनों एक ही दिन 15 अगस्त और 14 अगस्त 1947 को आजाद हुए। लेकिन पाकिस्तान भारत तो वर्तमान में विश्व शक्ति बनने जा रहा है, लेकिन जो पाकिस्तान है वो अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए विश्व के अन्य देशों से भीख मांग रहा है। ये सारे नतीजे किसके हैं? बुरे कर्मों के। अगर पाकिस्तान तरीके से चलता, दोनों साथ थे, भारत से कम जनसंख्या थी, जितने रिसोर्सेज भारत के पास है उतने उसके पास है, पानी है, खेती है, जमीन है, सब कुछ है, बस कमी किसकी थी? एक अच्छी व्यवस्था की। पाकिस्तान में जो पूरा नियंत्रण था वो लगभग सेना के हाथ में रहा। पाकिस्तान ने हमेशा रक्षा बजट के ऊपर ध्यान दिया, अपनी जनता के ऊपर, अर्थव्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया। इस वजह से वर्तमान में पाकिस्तान की स्थिति ये है कि उसकी जो इकोनॉमी है वो बहुत घाटे में चल रही है। हो सकता है थोड़े दिनों में दिवालिया भी घोषित हो जाए। अगला क्वेश्चन आज का वो इस प्रकार है, देखिए, कौन सा देश बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2024 के 21वें संस्करण की मेजबानी करेगा? यानी हाल ही में जो युद्ध अभ्यास होने वाला है खान क्वेस्ट 2024, वो किस देश में आयोजित होगा? ऑप्शन नंबर ए है चीन, बी है भारत, सी है मंगोलिया और डी है जापान। तो ध्यान रखना, मंगोलिया में होने वाला है कौन सा युद्ध अभ्यास? खान क्वेस्ट 2024। ये खान क्वेस्ट का कौन सा संस्करण है? 21वां। इसमें केवल मंगोलिया और भारत ही भाग नहीं लेते, इसमें खूब सारे देश भाग लेते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास। ठीक है, इसमें भारत, चीन, मंगोलिया, अनेक देशों की सेनाएं क्या करती है? भाग लेती है और युद्ध अभ्यास करती है। देखो, अब ये आयोजित क्यों होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये है खान क्वेस्ट 2023 की फोटो है, तो इसमें भी ऐसा ही आयोजित होगा। देखिए, भारतीय सेना ने 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 तक मंगोलिया के उलान बटार में 21वें खान क्वेस्ट बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भाग लिया। ठीक है, यूएस इंडो पैसिफिक कमांड द्वारा सह प्रायोजित और मंगोलियाई सशस्त्र बलों द्वारा आयोजित खान क्वेस्ट क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। यानी इस युद्ध अभ्यास का पूरा मकसद है विश्व में कहीं पे भी अशांति है वहां पे शांति स्थापित करना और जो क्षेत्रीय सुरक्षा है उसको बढ़ावा देना। 2003 में शुरू ये यूएस मंगोलिया द्विपक्षीय अभ्यास था, जो 2008 में बहुपक्षीय बन गया। यानी सर्वप्रथम जब ये आयोजित हुआ था, 2003 में आयोजित हुआ था, उस समय केवल और केवल ये अमेरिका और मंगोलिया के बीच में होता था। लेकिन अब वर्तमान में इसमें खूब सारे देश भागीदार हैं, वर्तमान में खूब सारे देश इसमें भाग लेते हैं। भारतीय सेना जो नियमित भागीदार है इस वर्ष 40 कर्मियों को बेचती है, जिसमें से 3 महिला सैनिक भी शामिल है। यानी अब की बार वाला जो युद्धाभ्यास होगा खान क्वेस्ट, उसमें भारतीय सेना के 40 सैनिक जाएंगे, उनमें से 3 क्या है? महिला सैनिक भी है। ये युद्धाभ्यास शांति अभियानों पर केंद्रित है, जो भविष्य में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के लिए कौशल को बढ़ाएगा। यानी इसका पूरा मकसद है वो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित होने वाले शांति अभियान है। जैसे अभी वर्तमान में आपको पता है अफ्रीकन जो देश है वहां पे अशांति फैली हुई है, तो भारत और अन्य जो देश है उनकी सेनाएं वहां पे जाके शांति स्थापित करती है। तो उन्हीं देशों में हर देश को, जैसे जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, यूएन के सदस्य हैं, उन सभी सदस्यों को कुछ ना कुछ मात्रा यानी कुछ संख्या में सैनिक उन जगहों पर भेजने पड़ते हैं, यानी जो शांति अभियान है उनमें भेजने पड़ते हैं। तो यहां से भी सैनिकों को सहायता मिलेगी उन अभियानों में जाने के लिए। आगे चलते हैं, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज का एक और, कि हाल ही में भारत के किस राज्य में या किस स्थान पर 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना की गई है? ऑप्शन नंबर ए है शिलोंग, बी है आइजोल, सी है कोहिमा और डी है गंगटोक। तो हाल ही में आइजोल में, मिजोरम की राजधानी है आइजोल, वहां पे 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित हुआ है। ये मिजोरम के क्या है? चीफ मिनिस्टर है। ये भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री है, रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव, इन्होंने उद्घाटन किया है। ठीक है, देखिए वर्चुअली उद्घाटन हुआ है। अब बात करते हैं इसके ऊपर, सामुदायिक रेडियो स्टेशन। 25 जुलाई 2024 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की। पहली बात। दूसरी बात यही है मोस्ट इंपोर्टेंट बात, कि मिजोरम के आइजोल में भारतीय जन संचार संस्थान में भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। अब रेडियो स्टेशन क्या होता है? जैसे आपने रेडियो चैनल सुने होंगे 91.5 बिग एफएम के चैनल से, वो जहां से ऑपरेट होते हैं ना, वो होता है पूरा का पूरा स्टेशन। पूरे भारत में ऑपरेट होने वाला तो दिल्ली में है, लेकिन उसी के अधीन अनेक राज्यों में छोटे छोटे ऑफिस है, जैसे जयपुर में है, दिल्ली में, मुंबई में, हर जगह है। वैसे ही एक मिजोरम की राजधानी आइजोल में खोला गया है। कौन से नंबर का है? वो 500वें नंबर का है। यानी अब वर्तमान में भारत में 500
क्या है, सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। अब देखो इसका मकसद क्या है, अपना रेडियो 90.0 FM नाम से ये खोला गया है। ये क्या करेगा, मौसम संबंधित अपडेट, सरकारी योजनाओं और कृषि संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। यानी इसका मेन मकसद क्या है, मौसम संबंधित, जैसे क्वेश्चन आ जाए कि जो 500वां रेडियो स्टेशन खुला है उसका कार्य क्या है, उसका कार्य यह है कि जैसे अभी आइजोल में खुला है तो आइजोल में कब वर्षा होगी, किस स्थान पे ज्यादा हो सकती है, कहाँ पे भूस्खलन होगा, कहाँ पे बाढ़ आ सकता है, इसकी पूरी जानकारी कौन देगा, ये रेडियो स्टेशन। सरकार ने कौन सी योजना लॉन्च करी है, इस सब की जानकारी कौन देते हैं, ये रेडियो स्टेशन देते हैं। तो इसके बारे में ध्यान रखना। कहाँ पे खुला हुआ 500 वाला, आइजोल में, मिजोरम की राजधानी आइजोल में। अंतिम क्वेश्चन आज का देखिए, हाल ही में खबरों में रही एनपीएस वात्सल्य योजना यानी नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस की फुल फॉर्म है नेशनल पेंशन स्कीम, वात्सल्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। बजट 2024 में ये चर्चा में रहा है, इस वजह से ये क्वेश्चन बना है। देखो इसका उद्देश्य क्या है, ऑप्शन नंबर ए है आदिवासी परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना, बिल्कुल नहीं। छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण देना, ये भी नहीं है। माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों की भविष्य की वित्तीय जरूरतों के लिए योजना बनाने में मदद करना, हो सकता है। माता पिता की सेवानिवृत्ति की योजना बनाना, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों की भविष्य की वित्तीय जरूरतों के लिए योजना बनाने में मदद करता है। देखो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं या 18 वर्ष से ज्यादा आयु के बच्चे हैं, माता पिता क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए भविष्य में पेंशन बनाने के लिए, जैसे अभी वर्तमान में क्या होता है, वृद्धावस्था पेंशन मिलती है या कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो उनके लिए पेंशन हो सकती है। लेकिन ये जो एनपीएस योजना है इसके तहत क्या होगा, अभी से ही पैसे जमा होंगे और माता पिता अपने बच्चों की भविष्य की पेंशन बनाने के लिए अभी से पैसा जमा कर सकते हैं। तो जैसे मान लो कोई बच्चा 18 वर्ष से कम है, उसकी पेंशन बनती जाएगी। 18 वर्ष के बाद में ये जो योजना है, इस योजना के तहत वो पूरी की पूरी नेशनल पेंशन स्कीम बन जाएगी। और अब क्या होगा, वो 18 वर्ष से लेके 60 वर्ष की आयु तक या 40 वर्ष की आयु तक पैसे जमा कराएगा और 40 वर्ष बाद में उसने जितने पैसे जमा कराए हैं उसके हिसाब से 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 की पेंशन उनकी बनती जाएगी। यानी जब वो बूढ़ा होगा तो बूढ़ा होने के बाद उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, उसकी प्रॉपर पेंशन चालू हो जाएगी, चाहे वो नौकरी में हो या नहीं हो। अब देखो इसके बारे में क्या बात है, अवयस्को यानी अवयस्क जो 18 वर्ष से कम है उनके लिए एनपीएस बजट 2024-25 में क्या है, एनपीएस वात्सल्य नामक एक योजना शुरू की जाएगी जिसमें अवयस्कों के माता पिता और उनके अभिभावकों द्वारा योगदान दिया जाएगा। अभी मैंने बताया कि अभिभावक या माता पिता अपने बच्चों के लिए पेंशन बनाने के लिए इस योजना में पैसा डाल सकते हैं। जब एक अवयस्क व्यक्ति वयस्क हो जाएगा तब इस योजना को निर्बाध ढंग से एक सामान्य एनपीएस खाते में बदल दिया जाएगा। यानी जब कोई वयस्क हो जाएगा तो अपने हिसाब से कितने भी पैसे इसमें जमा करा सकता है और भविष्य में अपनी पेंशन बनवा सकता है। ठीक है, देख लो एनपीएस वात्सल्य योजना 2024 के बजट में नाबालिगों के लिए नई पेंशन योजना की घोषणा की गई है। तो यहाँ से सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि एनपीएस वात्सल्य योजना एक प्रकार की स्कीम है, नाबालिगों के लिए पेंशन योजना, बालिकों के लिए पेंशन योजना, वृद्धों के लिए पेंशन योजना या सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना। तो आपको ध्यान रखना क्या है, ये नाबालिग या अवयस्क जो बच्चे हैं उनके लिए एक पेंशन योजना है। बच्चों के 18 वर्ष का हो जाने पर ये योजना नियमित एनपीएस में बदल जाएगी, ये भी थोड़ी सी ध्यान रखना। आगे चलते हैं, ये इसके बारे में भी मैंने बता ही दिया। ठीक है, ये ध्यान रखना आप आराम से। आज की न्यूज समरी देखो, प्रतिवर्ष 25 जुलाई को दुनिया भर में विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। आगे देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग में भारत को 82वां स्थान मिला। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कल इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे आराम से। आज इसके बारे में आप ध्यान रखना, जो हेनले पासपोर्ट रैंकिंग है ये विश्व के सभी जो देश हैं उनकी पासपोर्ट की रैंकिंग जारी करता है। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है या किस आधार पर ये जारी करता है, जैसे मान लीजिए भारत है, भारत के नागरिक कितने देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं, इस आधार पे इनको रैंकिंग दी जाती है। तो इसमें पिछली बार जो टॉप पे रहा था वो जापान रहा था और हो सकता है अब की बार भी जापान ही हो, कल इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी कर दिया गया है। आकाशवाणी के पूर्व समाचार संपादक पी चंद्रशेखर का केरल के कोझिकोड में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आगे देखिए, दिल्ली सरकार ने वर्ष 2024 में पौधारोपण अभियान के अंतर्गत राजधानी में 64 लाख से अधिक पौधे लगाने और वितरित करने का लक्ष्य रखा है। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी को, यह भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है, नीता अंबानी को हाल ही में वापस इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की सदस्य के रूप में
चुन लिया गया है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है हाल ही में पुणे किसे इंटरनेशनल ओलंपिक जो काउंसिल है उसकी सदस्य बनाया गया है, वो कौन है? नीता अंबानी, मुकेश अंबानी की बीवी है और अनंत अंबानी की अभी जो शादी हुई है उनकी माताश्री। पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में गोल्डन क्वाइन जारी किया है। कोलंबिया में सांडों की लड़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोलंबिया एक देश है जहां पे बुल फाइट होती थी, उसके ऊपर रोक लगा दी गई है वापस। आगे देखिए, क्रिस्टन माइकल को एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसके ऊपर भी अपन कल चर्चा करेंगे। क्रिस्टन माइकल है, इनको हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? एस्टोनिया का। भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भारत की ओर से सबसे ज्यादा टी20 क्रिकेट में रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर। पूर्वोत्तर के मेघालय राज्य ने अपना पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म हेलो मेघालय लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आज की हेडलाइन थी। इनके साथ ही आज की जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो समाप्त होते हैं। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है।